ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने कल की क्लास में जहां पर स्किप किया था। इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीख लिया है वो मैं बताता हूँ। सब अलग अलग पॉइंट से कवर होगा, पूरा कैश फ्लो एक ही पॉइंट से कवर नहीं होगा। ये 56 नंबर पे जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें क्या प्रिपेयर करना था, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है उसका हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। और जो स्टार्टिंग कर चुके हैं उसके अंदर क्या क्या कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पॉइंट तो कर दिए। बोला हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। कुछ एक पॉइंट बचे हैं वो करवा देता हूं अभी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम का मतलब हो, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहां निकाला, ये निकाला सर। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स कहां बनाए लेजर उसके, ये देख लीजिए आप आगे। ये था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद में था फिक्स असेट्स। और इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में आपको याद होगा कि हम नॉन कैश आइटम के अंदर चल रहे थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, और हम यहां तक आ गए थे इंटरेस्ट पेड टू बैंक या इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन साइड। ऐसा कुछ पॉइंट था क्या बेटा? यहां तक समझ में आ गया था कि बेटा नहीं आया तो मैंने वापस से वही आपसे बोला है बेटा कि अगर एक बार ये चीज मैंने आपको सिखाई है, कौन सी वापस से एक बार हाईलाइट कर रहा हूं। ये इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा तो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मैं ये समझा चुका हूं बेटा। ठीक है सर। तो अब हमने जो समझाया था उसको देखो बता दो। ये सिखाया था बेटा, एक तो ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है इसके ऊपर लोन, ये जो 8% डिबेंचर थे इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो कैसे थी। और एक ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक लोन जो 8% था इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करनी है वो मैंने कल सिखा दी थी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था मेरे हिसाब से कल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये दोनों ही। बोले ठीक है सर, इसके आगे चलिए ना आप। अब इसके आगे बोलिए बेटा आप क्या आता है, क्या क्या ले लिया मैंने। डेप्रिसिएशन ले लिया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला पॉइंट हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया। उसके बाद में क्या आता है पता है क्या बेटा? इसके बाद में देखिए इंटरेस्ट रिसीव भी आ सकता है। बोले हाँ सर, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कब आता है? अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखे हो। लेकिन आप खुद ही बताइए कि कोई हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो पहले तो ये भी आपको फिक्स होना चाहिए कि फिर हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर है, ढूंढ लेते हैं। मेरे को लगता हो भी सकता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शायद थे। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, बिल्कुल थे। ये यहां पर दे रखा बी पॉइंट के अंदर। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा, बोले वो कितना दे रखा सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो दे रखा वो यहां पर देखिए ये वाला। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये थे बिगिनिंग में 40, एंडिंग में, या फिर सॉरी ये वाला था 80, उसके बाद में हो गया था कुछ 125। अरे लेकिन ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे कोई रेट थोड़ी है जो बेटा, रेट नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं रिसीव कर सकते। बोले ओके सर, ये भी समझ में आ गया। तो ये तो हमने कल डिस्कस काफी कुछ कर ही दिया था। तो सर अभी अभी इसके आगे वाले पॉइंट में आपको बताता हूं। देखो जर्नली तो इतने पॉइंटों में खत्म हो जाएगा। दो तीन पॉइंट आते हैं बेटा। एक तो आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक पॉइंट आपको लिखवाया होगा अगर याद होगा तो। क्या लिखाया था सर? लिखवाया था बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसके आगे वाले पॉइंट में बता रहा हूं डायरेक्ट। अब ये मत सोचना कि और पीछे वापस बताएंगे, पीछे वाले देखने तो लास्ट वीडियो देखिए आप। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी क्यों बोला था मैंने पता है क्या? केवल डिबेंचर इसलिए बोला था क्योंकि अभी जो शेयर होते हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू कभी नहीं होते। अभी जो शेयर इश्यू डिस्काउंट पे नहीं होते हैं, केवल और केवल डिबेंचर ही डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, शेयर को नहीं कर सकते। बोले हाँ सर, यह आपने बताया था। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे मिलेगा हमें? अगर आपने डिबेंचर इश्यू किए होंगे और वो अगर नीचे पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो हमने डिबेंचर जो इश्यू किए वो डिस्काउंट पे किए हैं, तो ही इसको लेना है, अदरवाइज इसको भी नहीं लेना है। मतलब ये भी पॉइंट हमारा नहीं है। चेक करते हैं बेटा पहले डिबेंचर, ये वाले 8% डिबेंचर पहले कितने थे बेटा? पहले से डिबेंचर थे 1,50,000। पहले जो डिबेंचर थे वो थे हमारे ये वाले। पहले जो डिबेंचर थे वो थे 1,50,000। उसके बाद में जो डिबेंचर हुए ये 150, उसके बाद में हुए 260। 100% इश्यू हुए डिबेंचर, ये कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। ढूंढना ये है बेटा कि कहीं प्रीमियम पे हुए कि डिस्काउंट पे हुए, कहां लिखा हुआ ऐसा? देखो डिबेंचर के लिए कोई पॉइंट हो तो पढ़िए पहले। ऐसा जरूर लिखा हुआ है कि एडिशनल डिबेंचर वर इश्यू एट पार। मतलब पार का मतलब जितने के डिबेंचर है बेटा उसी में इश्यू हुए, मतलब आपने डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है तो ठीक है सर। तो इश्यू वगैरह डिस्काउंट नहीं दिया है तो इसका मतलब हो, अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये वाला पॉइंट भी हमारे यहां पर नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी नहीं आएगा। बोले ठीक है सर, ये भी हो गया। एक चीज देखो, ये लॉस है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है? लॉस है। बोले कैसे लॉस है सर? अगर आप कोई डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो लॉस ही है। क्यों सर? क्योंकि
जो डिवेंचर आपको 100 रुपए देने वाला था वो अगर आपको 95 देगा या 90 देगा तो ये तो लॉस है। बोले यस सर, बिल्कुल सही है। तो सर वो नहीं है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर। देखो एक पॉइंट मैंने बोला था बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, अब वो डिवेंचर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। क्योंकि जब रिडेम्पशन करते हैं बेटा, तो रिडेम्पशन करते समय अगर मान लीजिए आपने प्रीमियम दिया होगा, ज्यादा पैसे दिए होंगे, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखो आप खुद ही समझ लीजिए कि डिवेंचर तो रिडेम्पशन हुए ही नहीं है, तो फिक्स है। बोले क्यों सर? अरे अभी हमने जब पढ़ा था तो पहले डिवेंचर कम थे और बाद में डिवेंचर ज्यादा हुए, मतलब वो रिडेम्पशन नहीं हुए बेटा, वो क्या हुए हैं, वो इश्यू ही हुए। और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे आया? तो वो तो हो ही नहीं सकता सर, डिवेंचर तो रिडेम्पशन हुई नहीं है, प्रेफरेंस रिडेम्पशन हुए। देखो आप, और इसके लिए एक पॉइंट भी है, मैं आपको पहले प्रेफरेंस का भी फिगर बता देता हूं। यहां पर देखो शेयर कैपिटल दे रखी है, उसको नहीं कंसीडर करना, इसके लिए नोट्स अकाउंट नंबर दे रखा 1। आता हूं नीचे नोट्स अकाउंट नंबर 1 में, ये दे रखा 10% प्रेफरेंस कैपिटल, इसको देखना, ये 10% प्रेफरेंस कैपिटल। और जो 10% प्रेफरेंस कैपिटल है वो बिगिनिंग में कितनी थी? बिगिनिंग में 3 लाख, उसके बाद में कितनी हो गई है? उसके बाद में हो गया सर 1 लाख। अब आप बताइए कि 3 लाख से 1 लाख हुआ है तो रिडेम्पशन हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले हुआ है सर। ज्यादा हो तो इश्यू और कम हो तो रिडेम्पशन, हुआ है रिडेम्पशन सर। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि रिडेम्पशन तो हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रीमियम पे हो गया हो, ये भी लॉस हो जाएगा। सबसे नीचे फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन का 4th पॉइंट पढ़ रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। बोलिए, अरे क्या प्रेफरेंस शेयर हमारे रिडेम्पशन हुए वो प्रीमियम पे हुए कि नहीं हुए? बोले हुए सर। कैलकुलेशन बताइए सर। अरे बहुत इजी कैलकुलेशन है, कितने के रिडेम्पशन हुए बोलो? अरे 1 लाख के रिडेम्पशन हुए। प्रेफरेंस से जो रिडेम्पशन हुए वो कितने के हुए? 1 लाख के। और उसका कितने परसेंट? 5% प्रीमियम पे हुए, तो 1 लाख का 5% कितना आया होगा सर? 5000 आया होगा। अरे आया होगा क्या? ये 5000 आपने क्या लिया होगा उससे? प्रीमियम उसको पे किया होगा। 1 लाख के रिडेम्पशन हुए बेटा प्रेफरेंस से, केवल और केवल 1 लाख के रिडेम्पशन हुए, और 1 लाख का 5% कितना होता है? तो 5000 का ये लॉस है हमारा। डिस्काउंट कुछ है नहीं बेटा, ये सारा पॉइंट मेरे को लगता है खत्म हो गया। इसके बाद में मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट बचा है जो हमें यहां पर लेना चाहिए नॉन कैश आइटम के अंदर। करें क्या टोटल फटाफट से? देखो अब मैं बताता हूँ, सारे प्लस के ही है कि कोई माइनस का तो नहीं है। प्रीमियम और ये भी लॉस है, इंटरेस्ट पेड ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, गुडविल राइट ऑफ लॉस डेप्रिसिएशन सब लॉस है बेटा, मतलब सारे फिगर प्लस के ही है। 60 + 20 कितना हो गया बेटा? 80। 60 + 20 1,05,000। वेरी गुड बेटा। 1,05,000 के बाद में 16 121 121 + 3 124 124 एंड 124 के बाद में 5,000 और तो 129, और फिर ये दो 400 और 600, तो मेरे को लगता है 1,30,000। आप भी टोटल करते रहना बेटा, 1,30,000 आ रही है इसकी। तो बताइए बेटा कि 3,65,000 + 1,30,000 इज इक्वल टू, अरे बोलिए बेटा क्या आएगा? 495 आएगा क्या? यस सर। 365 + 130 इज इक्वल टू 495। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हाँ सर यहां तक तो आ गया, लेकिन उसके बाद में मैंने क्या बताया था बेटा? कुछ वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करना बताया था। वर्किंग कैपिटल कहां मिलेगी सर? बेटा वर्किंग कैपिटल मिलेगी आपको करंट असेट्स के अंदर। कहां मिलेगी? करंट असेट्स के अंदर। बोले बताइए सर, ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों को अपन ले लेते एक बार, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट है जो खत्म हो जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पूरे करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बेटा यहां पर करंट असेट्स में। करंट असेट्स में एक तो करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है बेटा, ये यहां नहीं आएगा। बोले ओके सर। उसके बाद में इन्वेंट्री आएगा क्या? बोले 100% आएगा सर। क्या है इन्वेंट्री में कुछ चेंज हुआ है क्या? इन्वेंट्री पहले थी 1 लाख। अरे इन्वेंट्री पहले कितनी थी बेटा? 95। क्या इन्वेंट्री इंक्रीज दिख रहा बेटा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बोले हाँ सर लिखिए। तो सर ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो लिखना है 95,000 प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है? तो मेरे हिसाब से तो माइनस में आएगा, किसी को डाउट तो नहीं है क्या? अरे करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस में आता है, मैंने बता रखा है बेटा। यस सर। बहुत अच्छा।
क्यों होता है उसके रीजन आप लास्ट वीडियो में देखते रहना। आप ट्रेड रिसीवेबल पहले कितना बेटा 2 लाख, उसके बाद में भी कितना 2 लाख, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो अब देखिए बेटा हमने क्या करना वो भी सुन लीजिए। ये करंट इन्वेस्टमेंट है और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया। करंट इन्वेस्टमेंट भी कहां जाएगा? तो करंट इन्वेस्टमेंट भी जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। तो मतलब असेट साइड में दो चीजों को छोड़ते हुए, करंट असेट्स में दो चीजों को छोड़ते हुए दो जो थी वो हमने एडजस्ट कर दी है सर। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में आ जाइए। बोले हाँ सर। बेटा लायबिलिटी साइड में एक मैंने चीज बताई थी कि लायबिलिटी साइड में जो बोरोइंग होते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट होता है। बाकी जो होगा वो हम ले लेंगे। यहाँ पर देखो बोरोइंग, ये जो बोरोइंग है बेटा, ये जो ए वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8% लोन, ये कहां जाएगा सर? ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में। बोले ठीक है सर। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है बेटा, ये हम ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब कौन सा पॉइंट है? ये प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बताइए करंट लायबिलिटीज में से क्या बचा? केवल बचा है केवल और केवल ट्रेड पेबल बचा है। क्या बचा है बेटा? ट्रेड पेबल। चेक करते हैं बेटा ट्रेड पेबल का कुछ ट्रीटमेंट। ट्रेड पेबल का ट्रीटमेंट चेक करने के लिए देखिए पहले तो था 1,10,000। ट्रेड पेबल पहले कितना था? 1,10,000 मेरे हिसाब से पहले था ट्रेड पेबल। सॉरी हाँ ट्रेड पेबल यही है, पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद में ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल पहले तो था 110, उसके बाद में हो गया 120। बताइए करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई? बोलिए। यहां पर लिखेगा बेटा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। बोले यस सर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल लिखना है। कितने से लिखना है बेटा? तो 10,000 से। लेकिन ये आएगा जो आएगा बेटा प्लस में, और ये आएगा जो आएगा माइनस में। इसका भी रीजन मैंने आपको बता रखा है। क्यों आएगा पता चला क्या बेटा? अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो कैश का आउटफ्लो होता है, पैसा जाएगा माइनस में आएगा। और अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है, फिगर प्लस में आएगा। मैंने लिखा हुआ सुन लेना, नहीं दिख रहा है तो पहला पॉइंट तो लिखा बेटा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और दूसरा लिखा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। एक तो लिखा माइनस के अंदर, दूसरा लिखा प्लस के अंदर। बताइए बाहर का फिगर कितना आएगा? 85 आएगा? बोलिए यार। 95,000 तो है माइनस का और 10,000 प्लस का है, तो बाहर जो फिगर आएगा वो 85,000 माइनस का आएगा। 495 माइनस 85 इज इक्वल टू 4,10,000। 4,95,000 माइनस 85,000 इज इक्वल टू 4,10,000। बोले हाँ सर। बेटा इसको क्या बोलते हैं सर हम? अरे बेटा ये जो 4,10,000 आया है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये इसको हम बोलते हैं बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सर उसके बाद में तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो आया है वो आया है मेरा 4,10,000। अरे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? 4,10,000। बोले यस सर। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा सर? ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है? इसमें से लेस करना पड़ता है टैक्स पेड। बोले यस सर, ये भी आपने बताया था। जैसे ही मैं टैक्स पेड करता हूं बेटा लेस, तो जो भी फिगर आएगा वो हम बाहर निकाल के लिखेंगे, उसी को हम बोलते हैं बेटा नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोले हाँ सर। अरे सर टैक्स पेड का फिगर कहां से लाएंगे हम? तो वो हम बता देते हैं बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स के लीजिए से आएगा। ये वाला फिगर तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, मेड वाला तो अब बचा है बेटा ये पेड वाला। ये 35,000 जो है ये कहां जाएगा? मैं बार बार बोलता था कि जहां पर लेस टैक्स पेड लिखते हैं वहां पर जाएगा। तो बोलिए लेस टैक्स पेड में कितना गया? 35,000। अरे 4,10,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू कितना होता है? 75,000 प्लस में या माइनस में? वेरी गुड बेटा, ये प्लस के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नेट कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद में सेकंड रोमन में नंबर डालना है बेटा। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा हो गया, सेकंड रोमन में नंबर डालना है। रोमन में क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बोले यस सर। अब बेटा देखो बहुत इजी हो गया। अब आप खुद ही सोचिए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज आती है। सर सबसे पहले आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स, आता है कि नहीं आता है? बोले आता है सर। तो देखिए फिक्स एसेट का लेजर बना रखा हमने, ये देखो फिक्स एसेट्स में सबसे पहले ये परचेज है, देख लो आप ये वाली 340। अरे परचेज ऑफ फिक्स है कि नहीं? बोलिए।
यस सर। तो ये लिखेगा हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है हमारी, या परचेज ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं, जो एसेट्स का नाम है। एक है सेल हुई है तो सेल भी लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। अब दोनों के फिगर लिखता हूं, देखो। परचेज जो हुई है वो तो हुई है 3,40,000 की। परचेज तो हुई है कितने की? 3,40,000 की। अब ये 3,40,000 आएगा बेटा, वो माइनस में आएगा, क्योंकि परचेज करते हैं तो कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। और सेल ऑफ मशीन कितनी की है? 20,000। किस में आएगा बेटा बताइए? प्लस में आएगा। सेल ऑफ मशीन किस में आएगा? 20,000 प्लस में आएगा। अरे पता चला क्या बेटा, ये दोनों चीजें ये बेटा हमने यस कल ही सर। बना दिए थे। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल करने से कितना फिगर आया है? तो 20,000, मतलब कैश का कितना इनफ्लो हुआ तो 20, और परचेज करने से कैश का कितना आउटफ्लो हुआ तो 340। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? उसके बाद में आता है बेटा परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। याद है कुछ? अरे परचेज यस ऑफ सर। मशीन होती है, परचेज ऑफ फिक्स होती है, वैसे की वैसे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। बोले हाँ सर होते हैं, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? चेक करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया भी थे, बोले है। ये देखो बेटा, ये करंट इन्वेस्टमेंट मत ले लेना। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश प्लान। यहां देखते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 80,000। ये वाला पहले कितना था? 80,000। उसके बाद में कितना हो गया? 1,25,000। अरे 80 से अगर 125 हुआ है तो इसका मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अरे यस नॉन सर। करंट इन्वेस्टमेंट 80,000, बाद में 125 हुआ है, तो इसका मतलब परचेज हुआ है, 100% हुआ है बेटा। तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और वो कितने से हुआ होगा? 40 भी पॉइंट हो गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद में सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे नहीं है बेटा, परचेज हो गया, सेल नहीं है इसके अंदर। पहला पॉइंट हो गया परचेज ऑफ असेट, सेल हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अब खुद बताइए बेटा, जो इनटेंजिबल एसेट्स हमारी जो गुडविल है, वो आप खुद ही देख लीजिए। जो गुडविल है वो तो बेटा रिटर्न ऑफ हो रही है, और वो हम लिख भी चुके हैं। ये इनटेंजिबल एसेट्स और गुडविल, और ये गुडविल जो पहले थी कितनी? गुडविल पहले कितनी थी बेटा? 40,000। गुडविल पहले कितनी थी? 40,000, और बाद में हो गई थी 15,000। ये 40 थी और ये 15 थी, उल्टा कम हुआ था। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखवाया होगा गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। अरे लिखवाया था क्या बेटा? तो इसका मतलब वो भी पॉइंट नहीं है। उसके बाद में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो पॉइंट को हम इंक्लूड करते थे, तो उसमें एक पॉइंट था इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे था क्या बेटा? यस तीन सर। पॉइंट लिखवाए थे, एक तो इंटरेस्ट रिसीव, एक डिविडेंड रिसीव, और एक रेंट रिसीव। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं बेटा कि इंटरेस्ट रिसीव कब होगा। अरे जब आपको ऑपरेटिंग में लिखा होगा, क्या ऑपरेटिंग में कहीं इंटरेस्ट पेड तो लिखा है, लेकिन क्या इंटरेस्ट रिसीव लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब यहां पर भी नहीं आएगा। क्या रेंट रिसीव कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। डिविडेंड रिसीव नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं आ रहा है सर। ये डिविडेंड रिसीव वगैरह कैसे पता चलेगा? अरे इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर या परचेज कर रखे हो, ऐसा कोई सिक्योरिटी परचेज कर रखी हो, तभी हमें डिविडेंड मिल सकता है। जनरली डिविडेंड मिलता ही नहीं है। बताइए सर, इसका इन्वेस्टिंग में कितना आया? 340 तो है माइनस का, और 45 और माइनस का, बताइए। तो एक बार काम करते हैं, 340 माइनस कर देते 20, तो पीछे बचा 320। 320 प्लस 45 इज इक्वल टू 3,65,000 मेरे हिसाब से आ रहा है। आप भी चेक कर देना, लेकिन ये माइनस में आ रहा है बेटा। देखो तो एक बार, सही लिखा है क्या? इसको हम क्या बोलेंगे यस सर? सर। इसको हम बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अरे ये फ्रॉम नहीं है बेटा, ये यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। कितना आया वो भी देख लीजिए। 340 तो है माइनस में, और 45 माइनस में, तो 340 और 45 कितना हो गया? 385। और 385 माइनस का है, सर प्लस का 20 है, तो माइनस कर दिया मैंने, और यहां पर आ गया 365। सर ये भी हो गया। उसके बाद में सर एक एक्टिविटी और बची है सर, वो बची है फाइनेंसिंग। कुछ टाइम नहीं लगता है। टाइम जो लगता है बेटा वो किस में लगता है? ऑपरेटिंग में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अरे आपने पहले ये चेक तो कर दिया बेटा, आंसर तो सेम आ रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टिंग के, ऑपरेटिंग के? ये तो है ऑपरेटिंग के 375, इन्वेस्टिंग के 365। आपकी बुक के अंदर होगा ना वो जो समता लिमिटेड, तो उसके अंदर दिखा रहा होगा बेटा। राइट है राइट है सर। सर दोनों। चलिए बहुत अच्छा। फाइनेंसिंग का बचा बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग में क्या है देखो आप। फाइनेंसिंग में सबसे पहले मैंने बताया था बेटा इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोले हाँ सर बताया था। सबसे पहले मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए इश्यू ऑफ शेयर। देख लेते हैं बेटा शेयर का पॉइंट पहले। तो शेयर का पॉइंट यहां पर है, इक्विटी शेयर।
पहले कितना है बेटा इक्विटी शेयर, तो सर 450 है जो हमें दिख रहे हैं। पहले जो है वो कितने हैं 450। आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा दूसरे कलर से। ये तो है 450, उसके बाद में हो गया 550। तो ये इक्विटी शेयर बेटा इश्यू हुए, इक्विटी शेयर क्या हुए इश्यू हुए। लेकिन एक चीज का थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये रखना पड़ेगा कि क्या इक्विटी शेयर प्रीमियम पे तो इश्यू नहीं हुए। कैसे पता चलेगा सर हमें? अरे मैं आपको बताता हूं, बहुत इजीली है। देखो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जो आप इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 1 लाख के इश्यू कर रहे हैं, बोले ठीक है सर। और एक मैंने पॉइंट बोला था सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या काम का है। देखो जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीएनएल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 0, उसके बाद में कितना हो गया 10,000। खुद भी समझदार है कि अगर पहले 0 है, बाद में अगर 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है, तो ये पहले 0 था सिक्योरिटी में, 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास, और उसके बाद में अगर 10,000 आया है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आया होगा? ये 100% आपने जो शेयर इश्यू किए होंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू किए होंगे। मतलब बताइए मेरे पास जो कैश आया होगा वो केवल 1 लाख आया होगा या 1,10,000 आया होगा? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए सर आपके पास जो कैश आया होगा वो 1,10,000 आया होगा। इश्यू ऑफ शेयर में यहां पर लिख रहा हूं बेटा 1,10,000, और ये भी फिगर प्लस में लिख रहा हूं। 1,10,000 कैसा आया? 1 लाख रुपीज तो जो शेयर इश्यू किए, और 10,000 कैसा आया? क्योंकि आपने प्रीमियम पे इश्यू किया होगा, तो आपने लोगों से जो पैसा लिया होगा वो 1 लाख ना लेके 1,10,000 लिया होगा। बोले हाँ सर। इश्यू ऑफ शेयर के बाद में ये मान लीजिए इक्विटी शेयर है ना, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब दूसरे शेयर की बात करते हैं, कोई प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या हो रहा है बेटा? पहले 3 लाख थे, उसके बाद में 2 लाख हो गए, मतलब 1 लाख के क्या हुए? रिडेम्पशन हुए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सर? यहां पर मैं लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मान लीजिए मैंने लिखा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो फिगर कितना लिखवा? देखो वो भी रिडेम्पशन तो कितने को हुए? 1 लाख के हुए, आपको याद होगा। बोले नहीं सर याद नहीं है। अरे मैंने आपको बताया था बेटा, पहले जो प्रेफरेंस शेयर थे वो थे कितने? प्रेफरेंस शेयर थे हमारे पास 3 लाख के, बाद में हो गए 2 लाख के, तो 1 लाख के रिडेम्पशन हुए। और अगर आपने ये फोर्थ वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि एट द एंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम एट 5%। बोलो रिडेम्पशन कितने परसेंट प्रीमियम पे हुए बेटा? 5% प्रीमियम पे हुए। बोले हाँ सर बिल्कुल हुए। तो इसका मतलब प्रीमियम भी तो पे किया होगा आपने। तो आपने जो केवल 1 लाख ही पे नहीं किया होगा, 5% प्रीमियम भी पे किया होगा। तो मेरे पास से पैसा कितना गया होगा? 1,05,000 गया होगा। अरे कोई दिक्कत हो तो बोलिए। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस हो गया बेटा 1 लाख प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,05,000। उसके बाद में सर बेटा, उसके बाद में क्या है? इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस हो गया। अब बात करते हैं बेटा डिबेंचर की। तो सर डिबेंचर कहां है? यहां पर था। डिबेंचर का क्या पॉइंट था? मैंने बताया था पहले थे 150 और बाद में हो गए 260। तो क्या डिबेंचर इश्यू हुए कि नहीं हुए? बोले हुए सर। कितने के डिबेंचर इश्यू हुए सर? डिबेंचर इश्यू हुए 1,10,000 का। इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख रहा हूं मैं यहां पर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो सर जो आप इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख रहे हैं वो कितना लिख रहे हैं? 1,10,000। सर ये प्रीमियम पे इश्यू नहीं हुए क्या? अरे मैंने सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ाया था कि जो डिबेंचर एडिशनल डिबेंचर इश्यू एट पार, मतलब एडिशनल डिबेंचर जो इश्यू हुए वो कैसे हुए? एट पार पे हुए। तो देखिए मैंने 3 पॉइंट इसी स्लाइड पे लिख लिया है। अब मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूं बेटा, और उस स्लाइड पे आपको बता रहा हूं अगला पॉइंट देखिए बेटा। अगर मैं बात करूं यहां से लगाकर या इसके आगे वाली बात करूं, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर तो हो गया, उसके बाद में क्या आता है सर? अरे उसके बाद में आता है, देखो इश्यू ऑफ शेयर हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया। उसके बाद में सर, उसके बाद में आता है बेटा, आपको पता हो तो रेजिंग बैंक लोन। अरे अगर आपने कोई बैंक लोन ले रखा है, देखो आप रेजिंग बैंक लोन हो या रीपेमेंट ऑफ लोन हो, दोनों में से एक होगा। ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग, डिबेंचर वाला पॉइंट हो गया है बेटा ना, डिबेंचर वाला पॉइंट हो गया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग का एक पॉइंट था, मैंने बोला था ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा 8%। पहले था 50, बाद में हो गया 40। बोले हाँ सर हमने रीपेमेंट किया है, रीपेमेंट ऑफ लोन या शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना बोलो आप? 10,000। यस सर। तो रीपेमेंट ऑफ लोन किया मैंने 10,000 का, बोलो यस सर। उसके बाद में अब बेटा, इसके बाद में मैंने बताया था बेटा कि दूसरी जो चीजें आती है वो बेटा आती है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड पेड, और ये सब चीजें आती है। बोला हाँ सर। कुछ पॉइंट पूरा जल्दी में बता रहा हूं, कुछ रहना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं रहा है, सीधा आता है बेटा। एक पॉइंट तो हुआ होगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, एक पॉइंट हुआ होगा इंटरेस्ट, ये रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस में आएगा बेटा ना 10,000, फिर आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और ये वो फिगर बोलिए बेटा जो हमने
अब निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपन ऑपरेटिंग में निकाल देता अगर आपको याद होगा तो। ये देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना है तो 16,400, 16,400। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन कितना है तो 3,600। एक तो है बेटा 16,400 और एक है 3,600, लेकिन दोनों ही फिगर किसमें माइनस में आएगा क्योंकि पे कर रहे हैं बेटा। फिर आता था आपको पता हो इंटरिम डिविडेंड पेड और प्रपोज डिविडेंड पेड। मेरे हिसाब से ये दोनों पॉइंट भी नहीं है और ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी खत्म हो गई है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पॉइंट आया वो देख लीजिए, पहले चेक कर देते हैं कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां जा रहा है। पैसा आया कितना, देखो इश्यू ऑफ शेयर से 110 आया, इश्यू ऑफ डिवेंचर से 110 आया, मतलब आया कितना तो 220 तो आया है। ये 220 तो है प्लस का, माइनस का चेक करते हैं। माइनस में गया कितना, देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल 1,05,000। एक तो फिगर है 1,05,000 माइनस का कितना है 1,05,000। उसके बाद में और क्या है बेटा, माइनस का 10,000। उसके बाद में क्या है बेटा, माइनस का 16,400 और इसके बाद में माइनस का है 3,600। करिए बेटा प्लस फटाफट से, माइनस का कितना हो रहा है देखो, ये 3,600 और ये तो हो गए दोनों मिला के मेरे हिसाब से 20,000। अरे हो रहा है क्या, 20 and 10 30 प्लस 1,05,000 तो 1,35,000 जो आ रहे हैं वो माइनस के आ रहे हैं। अब बताइए 1,35,000 तो माइनस के हैं और प्लस क्या कितना है बेटा तो 2,20,000। बताइए कि जो 1,35,000 तो माइनस के और 2,20,000 के जो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, फटाफट से बताइए। 85,000। और 85,000 का डिफरेंस आया है आप लोगों ने निकला है तो वो प्लस में आया होगा। यस सर। प्लस में इसलिए आया होगा क्योंकि प्लस का डिजिट बढ़ा है बेटा, 220 तो प्लस के और 135 किसके है माइनस के, तो ये 85,000 आया होगा। बोले यस सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद में उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, ये है नेट कैश फ्रॉम, सॉरी इसको थोड़ा बाहर लिखना था मेरे को। ये 85,000 जो निकल के आया बेटा इसको हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में 85,000। इसके लिए लाइन लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोले हाँ सर, ये तो हम लिखते थे सर। ये लिखने के बाद में इन तीनों के टोटल करेंगे, किसकी किसकी, ऑपरेटिंग का कितना आया, इन्वेस्टिंग का कितना आया और फाइनेंसिंग का कितना आया। मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग का चेक करता हूं। ऑपरेटिंग का बाहर का फिगर देखो बेटा, ऑपरेटिंग का बाहर का फिगर आया था 375 प्लस का। अरे 375 है क्या ऑपरेटिंग में प्लस का? यस सर। और प्लस का एक बार और आया है बेटा 85,000 फाइनेंसिंग में। तो देखो प्लस प्लस के दो है, 0 0 0 0 एंड 16 एंड 4,60,000। 4,60,000 तो किसका है बेटा, प्लस का, और माइनस का है 3,65,000। कितना आया बेटा 85,000 जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है बेटा प्लस में। अरे बोलिए 95,000 किसमें आ रहा है बेटा। इसका मतलब हो हम क्या करने वाले वो भी सुन लो आप। इस प्लस के लिए हम लिखेंगे बेटा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे बेटा, नेट इंक्रीज इन, ये हमारा आंसर है बेटा। ये देखे तो क्या है हमारा आंसर, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 95,000 बेटा। और मैंने बताया था इसमें एक चीज ऐड कर दीजिए, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना वो मैं आपको बताता हूं। फटाफट से बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में जो करंट इन्वेस्टमेंट है, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 2 पॉइंट दे रखे देखो, करंट इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कितने थे बेटा 15,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था बेटा तो 25,000। 15 प्लस 25 कितना हो गया बोलो 40। अरे 15 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना आएगा बेटा 40,000। 40,000 कैसा आया मैं बता देता हूं, 15,000 तो करंट इन्वेस्टमेंट और 25,000 जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बोले यस तो 40,000 हो गया। 95 प्लस 40 इज इक्वल टू, अरे बोलिए लेकिन 35,000। इसको हम बोलेंगे बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग। अब बेटा ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग है बेटा, इसका आंसर चेक करना है कि मेरा सही है कि गलत है। कैश फ्लो वही चेक हो जाएगा। ये देखो आप कैश फ्लो बता दो मैं आपको, ये एंडिंग में ये 5,000 एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये 5,000 और ये है 1,30,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देख लो। तो ये 130 और ये करंट इन्वेस्टमेंट का 5,000 दोनों मिला के 135 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, बोले हो रहा है सर। तो इसका मतलब मेरा कैश फ्लो पूरा हो गया है और कैश फ्लो के आंसर भी आ गए। ये हमारे आंसर है बेटा 1,35,000। आंसर तो 95 है ना, नेट इंक्रीज जो आया बेटा वो हमारा आंसर है ये वाला। ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000, इसमें बिगिनिंग वाला ऐड करो तो ऑटोमेटिक आंसर किसका आ जाएगा, एंडिंग वाला आ जाएगा। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।
थैंक यू बेटा।